जी जी, वेलकम बैक जी। हमारे साथ अभी शेख साहब आ चुके हैं और ये काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी ये सियासत के बारे में और म्यूज़िक के हवाले से, और इनके यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी बिजी हैं। आज इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए, तो जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान साहब, और आपके चैनल को भी मैं विज़िट करता रहता हूँ, DWK इन उर्दू, तो वो भी अच्छा जा रहा है और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ जैसा कि आप बनाते हैं, तो ये अच्छी एक रवायत है और डेनमार्क के हवाले से आप लोगों को आशना कर रहे हैं। जी जी व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को पूरा एंड से शुरू से लेकर एंड तक देखें। काफ़ी आपको पहली दफ़ा मैंने काफ़ी सर्च की थी यूट्यूब पे कि ऐसी कोई वीडियो है जैसे हम बनाने जा रहे हैं उर्दू में, डेनिश लाइफ के बारे में, डेनिश पीपल के लाइफस्टाइल के बारे में, और ये फर्स्ट वीडियो ऐसी यूट्यूब में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, काफ़ी आपको एंजॉय करेंगे वीडियो को। जी कुछ शेख साहब से कुछ सवाल करेंगे हम और फिर ये जवाब देंगे। जी जी शेख साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि डेनिश पीपल के बारे में आप कुछ बताएं, लोगों के बारे में, इनका माइंड सेट कैसा है, जैसे पाकिस्तानियों का, हमारा एशियन का, और इनका कैसा माइंड। अच्छा, डेनमार्क के हवाले से थोड़ा सा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये मुझे तकरीबन यहाँ 25 साल हुए हैं, और 25 साल में जो मैंने तजर्बा यहाँ से हासिल किया है डेनिश लोगों के साथ काम करने के हवाले से, तो डेनिश लोग मैं समझता हूँ कि एक तो बिल्कुल महदूद इनका ज़हन है, बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं, अपने लेफ़्ट या राइट साइड पे कम देखते हैं, यानी कि हमारे इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, इवन यहाँ तक कि अपने नेबर के हवाले से भी वो इतना ज़्यादा बाखबर नहीं होते, क्योंकि अपने दायरे में महदूद रहते हैं, यानी बड़ा महदूद सा ज़हन है इनका। ख़ास तौर पे एक जनरेशन है जो इनकी बूढ़ी हो चुकी है अभी 70-80 साल के करीब या उससे थोड़े से कम, तो उनका ज़हन इस तरह का है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो जब नौजवान नस्ल है जो 50 या 50 से नीचे हैं या उससे भी यंग हैं जो, उनके हवाले से अगर मैं ये बताना चाहूँ तो वो थोड़ा सा ना अपने आप को वसी कर रहे हैं, ज़हन को अपने को खुला कर रहे हैं, और वो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, दोस्तियाँ भी करते हैं, काम के हवाले से भी और हर लिहाज से। अच्छा चलिए सही है, तो अच्छी बात है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इनकी पॉपुलेशन डेनमार्क में कितनी है यहाँ। डेनमार्क की पॉपुलेशन अगर कहें तो 5.5 या 6 मिलियन लगभग ऊपर और नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट तो ज़ाहिर है वो नेट पे पता चल सकता है, लेकिन तकरीबन 6.25 मिलियन के करीब आबादी है इनकी, जिसमें फॉरनर भी अगर शामिल करें तो वो है, इनकी अपनी आबादी 4.5 5 पौने 5 इस तरह, लेकिन बाकी तारकीन वतन जो फारनर मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं उनके साथ मिलाकर तकरीबन 5.25 मिलियन आबादी बनती है इनकी। जी जी, मेरा ये सवाल है कि ये भी आप बताएं कि इनकी क्या मसला मुझे याद नहीं था, लाइफस्टाइल, ये जॉब्स वगैरह पूछने पहले। अच्छा एक मिनट जी जी, अभी मेरा ये सवाल है कि इनकी जॉब्स वगैरह के बारे में बताएं, इनकी और इनकी तालीम के बारे में, कितनी शरह है इनकी तालीम की और जॉब्स वगैरह क्या करते हैं ये। अच्छा, तालीम के हवाले से ये आप कह सकते हैं कि शरह ख़वानगी जिसको कहते हैं वो इनकी बड़ी हाई पे है, यानी तकरीबन 100% है, 100% या 90% कह लें या 100%। तालीम के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मतलब है हाई इनकी है, स्टैंडर्ड है। और इसके साथ साथ काम के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ डेनमार्क में ज़्यादा पॉपुलेशन जो डेनमार्क की है वो काम में ज़्यादा तवज्जो उनकी है, यानी जॉब्स वगैरह करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में एक ऐसा तबका होता है जिसमें वो सरमायादार तबका जिनको कह सकते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह छोटी मोटी या फैक्ट्रीज़ वगैरह या फर्म वगैरह बनाई हुई हैं, कुछ स्टेट ने अपने प्लेटफॉर्म से वो बनाई हुई हैं और कुछ ज़ाती तौर पर लोगों ने बनाई हैं और उसके साथ मुंसलिक हैं। लेकिन ज़्यादा जो है तादाद लोगों की यहाँ जो है जिसमें तारकीन वतन भी हैं और डेनिश लोग भी हैं, वो जॉब्स वगैरह करते हैं ज़्यादा। ओके, तो अपना सिलसिला रोज़गार चलाते हैं। अभी ये भी हमें बताएं कि इनका रिलेशन कैसा है तारकीन वतन के साथ, सलूक कैसा है इनका, इनको कैसे देखते हैं ये तारकीन वतन या फारनर जो यहाँ आए हुए हैं, ये हमारे खास तौर पे हमारे आबाओ अजदाद कह लें या हमारी पहली जनरेशन के लोग, वो तकरीबन 70 की दहाई में यहाँ आए थे और उसके बाद बाकी ममालिक के लोग भी इसी तरह 70
या 75 या 65 की दाई में भी ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ तुर्की और पाकिस्तानी। और उसमें हमारी जो तादाद है इस वक्त तकरीबन 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ। और इसके साथ साथ तुर्की, फ़लस्तीनी, सोमाली, ईरानी, इराकी और इसके साथ साथ बाकी दीगर ममालिक के जिनमें थाईलैंड, फ़िलिपीन, इंडियन, इस तरह इस डेनमार्क को अभी ये कह सकते हैं कि ये एक मल्टी माशरा बन चुका है, मल्टी नेशनल माशरा, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, यहाँ आबाद हैं और वो अपने अपने तरीके से अपने सिलसिला रोज़गार को चला रहे हैं। और इनके साथ इनका रिलेशन कैसा है? डेनमार्क के लोगों के साथ इनका ताल्लुक ये जब से 9/11 वाक़या हुआ है ना, उसके बाद से थोड़ा सा ये ना दूर दूर रहने लग गए हैं। लेकिन इससे पहले इनकी मिसाल ये दी जाती है कि ये रॉयल लोग हैं। रॉयल का मतलब होता है वफ़ादार, सही। एक वक्त हुआ करता था जब मैं यहाँ आया और यहाँ से के लोगों से हमने सुनी बातें कि उसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर मैं कोई रास्ता भूल गया हूँ या किसी चीज़ का मुझे पता नहीं है तो वो ये लोग अगर मुझे रास्ते में मिलते थे तो ये मुझे साथ, ये उस बंदे को साथ लेकर जाते थे और वहाँ पहुँचाते थे। और उसके बाद आमतौर पे अगर मैं जिक्र करना चाहूँ हमारे रंग का या बालों के कलर का, ये इस तरह जब देखते थे ना आज से कोई 40 साल पहले, 30 साल पहले, तो उनको देखकर बड़ा हैरान और खुश होते थे, यार ये इसका कलर किस तरह का है और इसका रंग कैसा है, और बड़ा उसके साथ मेल जोल रखते थे, खुशबाश होते थे, उनकी हर लिहाज से मदद करते थे। लेकिन जब से ये हमारे मीडिया जो पूरी दुनिया में इसकी हुक्मरानी है, उन्होंने मीडिया में प्रोपेगेंडा कर करके और ख़ास तौर पे 9/11 का जो जिक्र मैंने किया, उसके बाद इन्होंने ना अपने ये ज़हन बना लिया है, इनके जहन में ये डाल दिया गया कि ये ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के लोग जो है ना ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं या हमारे साथ ये नहीं चल सकते। बाकी दुनिया के ममालिक के लोगों के साथ ये बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक है और वो करते भी हैं इसी तरह। जी भी मेरा ये सवाल है कि अभी इनके बारे में बताएं कि ये ज़्यादातर ये शादी करके रहते हैं इकट्ठे में जोड़े या अलग-अलग कैसे रहते हैं? ये और हम जिन्स परस्ती भी यहाँ काफ़ी सुनने में आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बारे में बताएं कुछ। जी, उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो ये ख़ास तौर पे जो उधेड़ उम्र के लोग हैं ना, 50 साल के ऊपर के लोग, उनका ज़हन वही है पुराना, एक जो पूरी दुनिया में जिस तरह सिलसिला था कि लोग फैमिलीज़ वाइज एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन जब अगर नीचे आ जाएँ 40 या 35 या इससे नीचे या टीन एज कह लें, उनका ज़हन बिल्कुल तब्दील हो चुका है और वो जो है ना ख़ास तौर पे इनके कह लें कि ज़हन में ये नहीं है कि हमने अगर किसी के साथ रहना है, किसी फ़ीमेल के साथ या मेल के साथ, तो उसके साथ एक शादी का जो है ना तरीका भी अपनाया जाए। ज़्यादातर लोग ये ख़ास तौर पे नई जनरेशन जो है उनमें ज़्यादातर लोगों की वही तादाद है कि वो बग़ैर शादी के रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर रहते हैं। और इस कल्चर को यहाँ तक इन्होंने अभी कर दिया है कि यहाँ डेनमार्क में एक आपको मैं बताना चाहूँ बड़ी ये अहम बात कि यहाँ चर्च में, डेनमार्क के चर्च में लड़की लड़के को या लड़की लड़की के साथ या लड़के लड़के के साथ शादी भी कर सकते हैं। शादी की इजाज़त मिल चुकी है और वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका ज़हन इनके ख्याल में ये है कि हम बिल्कुल ओपन माइंड है और हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर अपना जो ज़िंदगी का सिलसिला चलाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मज़हब के हवाले से ये बहुत दूर हैं, यानी मजहबी हवाले से रसूमात या जो रवायतें हैं पूरी दुनिया में जिस तरह हमारे हैं, इनके वो नहीं है, वो इसी तरह बस रहते हैं। और यहाँ तक भी मिसालें हैं कि ये तकरीबन 20-20 साल इसी तरह रहते हैं और 20 साल बाद या 15 साल बाद अगर ख्याल उनको आ गया कि यार हमें शादी करनी चाहिए, चाहे बच्चे भी हो जाएं तो उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, तो शादी भी मुझे एक बात याद आ कि मैं भी यहाँ डेनमार्क में एक जहाँ काम करता था और तकरीबन लड़का जो मेरी उम्र का तकरीबन 32 का, वो कह रहा है कि आज ना मैं अपनी शादी पे जा रहा हूँ, अपनी अम्मी अब्बू की शादी पे जा रहा हूँ। तो मैं हैरान से देख रहा हूँ, कहते हैं वो आज शादी कर रहे हैं और मैं 32 साल का हूँ और जो मेरा बड़ा भाई है वो 35 साल का, तो अभी उनको ये सोच आई है तो शादी, ये तो इस तरह भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये एक ऐसा ही एक फजूल। और दूसरा ये कि इनके ज़हन में ये है कि अगर हम शादी कर लेते हैं ना तो फिर वो कानूनी दायरे में आ जाते हैं, और कानूनी दायरे में आकर जितने राइट्स वगैरह होते हैं ना मेल या फीमेल के, वो एक तो कम हो जाते हैं और दूसरा उनको फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर शादी करता है लड़का लड़के से या लड़की लड़की से,
तो वो उसको पाबंद करेगा कि तुमने ये काम करना है क्योंकि तुम पे ये जिम्मेदारी है। इस हवाले से ये समझते हैं कि हम अगर इकट्ठे रह रहे हैं ना, जितनी देर हम इकट्ठे रहेंगे अच्छे रहेंगे। जब हम एक दूसरे को नहीं बोर हो जाएंगे तो फिर हम अलहदा हो सकते हैं आसानी के साथ। अगर शादी की हुई होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, साइन किए होंगे, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा इस वजह से। अच्छा जी। तो अभी मुझे ये बताएं कि इनका जो अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशन है? बच्चों के साथ ये एक कुदरती अमल होता है कि पूरी दुनिया के वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। ये इनको बड़े अच्छे तरीके से उनकी नशोनुमा भी करते हैं अपने बच्चों की, नीचे किंडरगार्टन से लेकर ये कॉलेज तक। और जब ज़ाहिर है 18 साल का बच्ची या बच्चा हो जाता है तो उसके बाद फिर, बल्कि यहाँ तो अभी 14-15 साल के बाद ही फिर वो इंडिपेंडेंट अपने आप को समझने लगते हैं, लड़की या लड़का। और लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बच्चों की ये बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं। जो सहूलतें स्टेट ने दी हुई हैं वो भी उनको पूरी तरह उनके साथ उनको देते भी हैं, और अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा टाइम भी देते हैं उनको मुख्तलिफ़ जगह पे सैर कराने के लिए, इस तरह। जी जी, अभी मेरा ये सवाल है कि अभी ये एनिमल्स लवर बहुत हैं, ये मैंने सुना है, आप कुछ इस बारे में बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो लोग अकेले होते हैं ना, ख़ास तौर पे उनको देखा गया ज़्यादातर उधेड़ उम्र के लोग, मेल या फीमेल, जब वो अकेले उनको औलाद या बच्चे उनको ज़ाहिर है अलहदा हो जाते हैं और वो अलहदा रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई कंपनी हो। तो इस वजह से भी वो जानवर वगैरह, बिल्लियाँ या कुत्ते या कोई, मतलब यहाँ तक कि सांप वगैरह भी पालते हैं और रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ डेनमार्क में आप कहीं भी निकल जाएँ तो आप देखेंगे कि तकरीबन 10 में से 4 से 5 बंदों के हाथ में वो कुत्ता होगा या बिल्ली होगी, तो वो काफ़ी प्यार करते हैं जानवरों से भी। और ऐसे ही है। और यहाँ ये कि जानवर के लिए भी यहाँ स्टेट ने कानून बनाया हुआ है कि उसको एक तो रजिस्टर्ड किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई उसको नुकसान पहुँचाता है तो उसका उस पर केस भी होता है, एक्शन लिया जाता है स्टेट की तरफ से या बल्दिया की तरफ से। अभी एक और के पूछा बादी भी होगी, तो एक ही सवाल पूछा मैं टाणू के भी, ये बड़े हसमुख ने इन्होंने। हाँ, एक और बात कामरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डैनिश लोग, इनमें ये जो मैंने महसूस किया कि ये हंसमुख बहुत ज़्यादा हैं। यानी जब किसी बंदे को देखते हैं ना तो उसको स्माइल देते हैं। गो के इनके अंदर जो भी होता है वो एक अलग बात है, वो तो ज़ाहिर है वो खुद ही जानता है या अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो सामने इनके बंदा आता है तो उसको स्माइल देते हैं और कोशिश करते हैं उनके साथ बात, अगर वो पूछता है तो वो करने की भी। लेकिन थोड़ा सा ये भी तजर्बा मेरा हुआ है कि अभी तो इस तरह के ये सिलसिला यहाँ चल निकला है कि ये प्रोपेगेंडा की वजह से कि ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के लोग जो हैं उनसे ये दूर भागते हैं। गो के यहाँ कॉलेज में या स्कूलों में दोस्तियाँ होती हैं ये टीनेजर स्टूडेंट्स की या छोटे बच्चों की, वो आपस में दोस्तियाँ कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से या किसी भी मुल्क से तल्लक़ रखते हैं, और वो दोस्ती बड़ा लॉन्ग रन चलती है। लेकिन जब ज़ाहिर वो शऊर उनका पुख्ता होता है, समझते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर आगे पीछे से जब देखते हैं कि ये मुस्लिम दुनिया के लोग इस तरह के हैं चैनल की वजह से, मीडिया की वजह से, तो वो फिर थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये भी दसो कि ना दुनिया के पहले दूसरे नंबर आते हैं खुश रहने वाली कौम, ये सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है कि वो शुरू करो जी जी ये डेनमार्क को दुनिया के हवाले से अगर इसका सर्वे किया जाए तो इसको तकरीबन पहला दूसरा नंबर दिया जाता है कि ये बड़े हंसमुख हैं और बड़े खुशहाल भी हैं। लेकिन अभी जो एक सर्वे भी एक आया कि यहाँ डेनमार्क में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है लोग हैं। उसकी वजह ये है कि अकेले होते हैं और दूसरा इकनॉमिकली भी ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। मतलब अगर अकेले रह रहे हैं तो वो उसमें वो नशा ज़्यादा करते हैं और अपनी फैमिली से दूर होते हैं, मिस करते हैं मतलब इस तरह की चीज़ों को, तो इस वजह से भी वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। ऐसे देखा गया कि डेनिश पीपल जो यंग लड़के हैं, यंग लड़की हैं, वो तो जब यंग होते हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह वीकेंड गुजारा, लेकिन जब थोड़ी सी ज़्यादा उम्र होती है फिर वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, शादी ना करने की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका नुकसान जैसा मैंने ये बताया कि ये एक तो आज़ाद मंश लोग हैं, इनका ख्याल होता है कि ये बिल्कुल आज़ाद
दाना तौर पर रहना चाहते हैं। लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये भी है जो आपने जिक्र किया अभी, कि जब वो कुछ अरसे के बाद, ज़ाहिर है बंदा जब इकट्ठा रहता है उसमें गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, और जब वो बोर हो जाते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो फिर एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। और जब वो दूर होते हैं, अकेले हो जाते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, उसके बाद उनको दोबारा उस तरह का कोई या फ्रेंड जो है ना उस तरह का नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और परेशान रहते हैं अकेले, और फिर वो नशा करते हैं। यहाँ जो इनका सिलसिला है, इस वजह से भी ये है, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है अकेला रहने का। अच्छा, और के सवाल है और दसोगे पेपर नहीं स्कैंडिनेवियन डेनमार्क को इन ममालक में शामिल किया जाता है। इसमें 5 ममालक आते हैं, डेनमार्क एक, और स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे भी सॉरी, 5 मुल्कों का ये इम्तजाज है, मजमूआ है। इसको स्कैंडिनेवियन का मतलब ये लिया जाता है कि ये इस जितने भी ममालक हैं इनके इर्द गिर्द पानी है, ये पानी के दरमियान है ये सारे मुल्क। और इनकी करेंसी अपनी करेंसी सबकी भी इनकी सबकी इनके से अलावा अपनी है, डेनिश क्राउन या नॉर्वेजन क्राउन, स्वीडिश क्राउन, इस तरह चल रहे हैं। इन्होंने करेंसी में शामिल नहीं हुए दूसरे यूरोप ममालक या यूरोपीय ममालक। और देखा जाए तो इसीलिए ये ज़्यादा खुशहाल है, इनकी अपनी करेंसी है। ये भी कहा जा सकता है, लेकिन इनका जो सिस्टम है ना, वे ऑफ लाइफ है जो वो बड़ा स्ट्रांग और बड़ा स्टैंडर्डेबल है, और काम के लिहाज से भी, फैमिलीज़ के लिहाज से भी, इस वजह से जो है ना ये बड़े स्टेबल हैं, स्टैब्लिश हैं, सही मुल्क, तरक्की याफ्ता ममालक में इनका शुमार होता है। वो कि पूरी दुनिया में इस तरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान हमारा वो तरक्की पजीर है, यानी तरक्की करने वाले मुल्कों में ये तरक्की याफ्ता ममालक में शामिल होता है। अच्छा, उन दस्सो उन्होंने कि ना सेहत के बारे में, हॉस्पिटल कैसी सेहत के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो इनका बहुत अच्छा निज़ाम है। कोई भी अगर मरीज़ किसी भी बीमारी के हवाले से अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो बड़े से बड़ी बीमारी कोई भी बड़े अच्छे तरीके से उसकी केयर भी करते हैं, क्योंकि इनके ज़हन में ये है कि ज़िंदगी जो है ये ज़ाहिर है एक दफ़ा ही है, और उसको बड़े अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, और इस लिहाज से ये बहुत अच्छे तरीके से अपने मरीज़ को हैंडल करते हैं। और जिस किस्म का भी इलाज हो वो फ्री है, हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी अच्छे इंतजाम हैं यहाँ। बिल्कुल, इलाज भी बिल्कुल फ्री है। और लेकिन कामरान, ये शायद आपको पता नहीं है कि इलाज तो हॉस्पिटल वगैरह में तो फ्री है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर बंदा बीमार होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इसकी डायबिटीज़ का मरीज़ है या हार्ट पेशेंट है या कोई और किसी किस्म की बीमारी है, तो उसके लिए आप वक्त तो अपने डॉक्टर से फ्री बुक करवा सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। लेकिन जब वो मेडिसिन वगैरह लिखता है तो मेडिसिन आपको अपने पैसों से ख़रीदनी पड़ती है। उसमें कुछ परसेंटेज वो देते हैं कि अगर वो किसी यानी पेंशन डेनमार्क जो है इसके साथ अगर रजिस्टर्ड हैं तो थोड़ा सा वो कंसेशन होती है, अदरवाइज़ आपने खुद दवाइयाँ ख़रीदनी है, मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ थोड़ी सी महंगी है। और पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन का क्या है? पेंशन का ये है कि पेंशन का अभी इन्होंने कर करके, एक वक्त था जब मैं 25 साल पहले आया था तो उस वक्त इसकी थी 60 साल। उसके बाद इन्होंने 62 साल की, फिर 63 की, फिर अभी 65 अभी कर दी है इन्होंने, 65 ईयर, जिसको वो एक नॉर्मल पेंशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है उस उम्र तक पहुंचने से पहले तो उसको बीमारी की पेंशन ये दे देते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक प्रोसेस है डॉक्टर की तरफ से या सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उस वजह से, तो पेंशन भी ज़ाहिर है अच्छी मिल जाती है। ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करना चाहूँ यहाँ डेनमार्क के लोगों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हम जैसे लोग जिनके साथ बाकी भी फैमिलीज़ के होते हैं के लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, टाइट होता है उसका सर्वाइव करना पेंशन के साथ। और यहाँ सैलरीज वगैरह बताएं, जो आम लोग यहाँ काम करते हैं, सैलरीज का ये मजदूर तबका उसकी सैलरी अच्छी है और गुजारा हो जाता है जी। सैलरीज या काम के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो एक नॉर्मल बंदा जो काम करता है, एक जॉब करता है,
किसी डिपार्टमेंट में, सुपर मार्केट्स वगैरह में जी, उसको तकरीबन 11 से 12 हज़ार क्राउन वो मिल जाता है, यानी टैक्स के बाद। ओके। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि वो अगर उसके पास टेक्निकल कोई है क्वालिटी, मिसाल के तौर पे इंजीनियर है या उसके साथ टेक्नीशियन है, या ये जो बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि किस तरह के महकमे में वो जॉब कर रहा है और उस हिसाब से वो होती है। अच्छा, उसके बाद जॉब के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये तकरीबन 37 घंटे हफ्ते में ये काम करते हैं। यानी ये ऑफिशियली ये पूरी दुनिया में इस तरह है ही, ज़्यादातर ममालिक में इस तरह ही है, लेकिन डेनमार्क में यही है कि 37 घंटे आपने काम करना है और उस हिसाब से फिर आपको। और एक ये है कि अगर उसमें 2 छुट्टियाँ भी इनकी होती हैं, वो वीकेंड वगैरह जो होता है इस हिसाब से, तो डिपेंड करता है कि वो किस महकमे में वो जॉब कर रहा है, तो उस हिसाब से। और डैनिश पीपल को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी पसंद करते हैं एक्सरसाइज को, वर्जिश को काफ़ी पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स भी काफ़ी लाइक करते हैं। और यहाँ जिम्स वगैरह बने हुए हैं एक्सरसाइज के, फिटनेस वर्ल्ड हो गया और काफ़ी नए भी खुले हैं और तकरीबन सब के सब भरे होते हैं। बिल्कुल। और आपको देखे, अगर आप देखें डेनमार्क में, और आपको हर जगह सड़कों पे लोग रनिंग करते हुए नज़र आएंगे, साइकिलिंग करते हुए नज़र आएंगे। और साइकिलिंग के बारे में आप कुछ बताएं कि कितना पसंद करते हैं। डेनमार्क में ये भी देखा कि एक तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और जैसा आपने एक्सरसाइज के हवाले से बताया, तो इस वक्त इनके औसतन एज जो है, जो मैंने शायद पहले भी बताया कि यही एक वजह है कि इनकी औसत उम्र जो है तकरीबन काफ़ी हमारे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा उम्र तक ये लोग जीते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो आपने बताया, अभी इस वक्त डेनमार्क में तकरीबन हर जगह पे फिटनेस सेंटर बने हुए हैं और वहाँ जाकर लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। ख़ास तौर पे उसमें नौजवान नस्ल के ज़्यादा लोग हैं। ज़ाहिर है वो 1.5 उम्र के या बड़ी उम्र के लोग वो उस तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी वो गाए बगाए जब वक्त उनको मिलता है तो वो वॉक वगैरह करते हैं, रनिंग करते रहते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर शहर से बाहर निकल जाते हैं अपनी ये क्या कहते हैं वोन को लेकर पिकनिक वगैरह इस तरह। पिकनिक वगैरह से भी ये मैं बताऊं कि ये अपनी छुट्टियां बड़े एंजॉय करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब ये छुट्टियों पे जाते हैं अपना सेल फोन बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, कोई काम, कोई बस हर चीज़ बंद कर देते हैं और फिर अपनी छुट्टियां गुजारती हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ज़ाहिर है इन्होंने छुट्टियाँ जब आती हैं इन्होंने एक प्लान बनाया होता है। हम तो वो कहते हैं ना कि जी चलो जी वक्त आएगा देखा जाएगा, लेकिन ये 3-3 महीने 6-6 महीने का प्लान पहले बताते हैं। उनको पता है कि हमने फ़लाने दिन जाना है जहाँ, और टेलीफोन वाली बात वही बात कि वो चाहते हैं कि हम भरपूर तरीके से एंजॉय करें अपने इस वक्त को, एंजॉय करें, तो वो करते हैं इस तरह। ठीक है, ऐसे ही। और अभी साइकिलिंग के बारे में बताएं कि मैंने सुनने में आया कि यहाँ डैनिश पीपल जितनी पॉपुलेशन है लोगों की उससे ज़्यादा यहाँ साइकिल मौजूद है डेनमार्क में। ऐसे ही है बिल्कुल। एक तो चाइना का कह लें कि पूरी दुनिया में वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है साइकिल, और उसके बाद यूरोपीय ममालिक में भी साइकिल यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। साइकिल एक ऐसी चीज़ है कि एक तो फ्री ऑफ कास्ट और दूसरा एक्सरसाइज के हवाले से भी बड़ा अच्छा है। और वो और अभी तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि साइकिल के अलावा अभी ये वो एक इलेक्ट्रिक वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं वो निकल आई हैं, और वो पैसों से या क्रेडिट कार्ड से वो चलती हैं और उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी साइकिल जो है ना ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक्सरसाइज हो जाती है और पैसों की बचत हो जाती है, पैसे की बचत भी हो जाती है, और अपने जॉब वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, और कोई दसो मेन हो और पेपर दस स्टॉप करिए, पॉज करिए, हाँ जगह